My dear students, today we will continue and that is the last lecture for soft and hard acid base concept. In the previous classes we discussed about that what is the hard acid and what is the soft acid, what is the difference between the hard and soft, and what is the difference between the stability of the complexes and the power of the acid and bases. That is a totally different thing, that hard and soft acid and strong and weak acid base. Strong and weak is different thing. Hard and soft it is different. We already discussed about that. ओके, आज हम इसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे कि दिस द अनुप्रयोग है द एप्लीकेशंस ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस। तो वो एप्लीकेशंस क्या है उसको खत्म करके फिर अपना जो ये खत्म हो जाएगा, फिर एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, पहले सभी को जो है नए वर्ष की शुभकामनाएं, अच्छे से मन लगा के पढ़ें। हो सकता है कि क्लासेस शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी जो है आपको वीडियोस और जो ई लेक्चर्स है वो ध्यान से पढ़ना है, वो भी पेन लेनी है और उसको लिख लिख के पढ़ना है, तभी आपके मन में सवाल आएंगे, आपको वो समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं हम, दैट इज कठोर मृदु अम्ल सार के अनुप्रयोग, द एप्लीकेशंस ऑफ द सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेसिस। ओके, तो पहला इसका जो एप्लीकेशन पार्ट में है स्थायित्व, संकुलों का स्थायित्व, जो पहले ही बात कर चुके हैं, दोबारा से बात कर लें। कुछ अच्छे एग्जांपल लेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं और इसी क्वेश्चन के अनुप्रयोग के अनुसार ही हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो अभी देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन पार्ट है। पहला एप्लीकेशन पार्ट हम देख रहे हैं क्या कि संकुलों का स्थायित्व, संकुल किस प्रकार से स्थायित्व को ग्रहण करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और उसमें हार्ड मृदु अम्ल और कठोर अम्ल का क्या रोल है उस रोल को दोबारा से रिपीट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। पहले अपन देख सकते हैं कि ए और बी, अगर हम ए हमारा कोई अम्ल है, मान लीजिए जिसका आपका A+ है, या फिर ये अम्ल है, और ये हमारा क्या है, क्षार है। हम जानते हैं अम्ल शामिल करके संकुलों का एक योगात्मक उत्पाद का निर्माण करते हैं, और ये योगात्मक उत्पाद जो है कितने मजबूत होंगे, कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा पीयर्सन था, उस पीयर्सन ने जो बताया था कि कठोर के साथ ही मृदु के साथ ही क्या है, एक मजबूत एक संकुलों का निर्माण करते हैं, जिस द स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हमारे अम्ल और क्षार बनने के बाद जो योगात्मक उत्पाद बना है, उसकी मजबूती, उसका स्थायित्व, उसको प्रकृति में कितना स्थायित्व है, उस प्रकृति में कितना नेचर का कितना वो स्टेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि यदि हम बात करें कि संकुलों का स्थायित्व में, जैसे कि Ag+ हमारे पास है, जिसका Ag+ और I-। तो Ag+ क्या है, एक मृदु अम्ल है। ठीक है, ये क्या है, मृदु अम्ल है, और इसी प्रकार से ये क्या है, मृदु क्षार है। तो इसका Ag+ अगर बनता है, इससे Agi बनता है। तो Agi जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अधिक स्थायित्व ग्रहण करता है, अधिक स्थायी संकुलों का निर्माण। हम यहाँ छोटे छोटे संकुल लेके चल रहे हैं, फिर अगले लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, इसकी जो बड़े बड़े संकुलों का जो संकरण धातु है, स्केंडियम से लेकर के जिंक तक, जिसके कॉम्प्लेक्सेस का संकुलों का निर्माण करते हैं, उसमें इस एप्लीकेशन पार्ट का बड़ा रोल है। इसलिए ये चैप्टर फर्स्ट है, और उसके बाद में सेकंड चैप्टर के ऊपर हम जो है कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, उसके ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल जो संरचनाएं बनेगी, अष्टफलकीय चतुष्फलकीय संरचनाएं बनती है, उस संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए एप्लीकेशन पार्ट को। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर और दिस टॉपिक। तो इस प्रकार से आपको कहेगा Agi इज मोर स्टेबल देन AgF। Ag क्या है, Ag इज द मृदु अम्ल है, F क्या है, मृदु, एक कठोर क्षार है, ये कठोर हो गया, हार्ड है, ये सॉफ्ट है। तो हार्ड सॉफ्ट जो है वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन सॉफ्ट जो है आपका स्टेबल होगा, वो एक मजबूत संकुलों का निर्माण करता है। पहला एप्लीकेशन पार्ट ये है।
दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि COF6 माइनस और COI6 माइनस में से कौन सा अधिक स्थायित्व ग्रहण करता है? Which one is the more stable for from the complexes? तो कौन सा है more stable? हम देख सकते हैं कि COF6 और CO3+ जो है एक हार्ड, आपका हार्ड इज द हार्ड CO, हमने बताया था CO3+ बनेगा इससे, तो CO3+ यानी उच्च संकुल, उच्च संक्रमण धातुओं जिसका कि आवेश अधिकतम हो, वो उच्च संक्रमण धातुएं जो होती है, उच्च संक्रमण धातुएं जो है वो हमेशा कठोर अम्ल को डिनोट करती है। तो कठोर अम्ल इज द हार्ड एसिड हो गया, और FNS जो है हार्ड बेस। तो ये हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस का क्या है, संकुल है। तो ये जो है हमारा ज्यादा स्टेबल है बजाय CO6 से, COI6 से। कोबाल्ट के साथ में, कोबाल्ट ने जो है आयोडीन के साथ संकुल बनाया है, वो क्या है, कठोर मृदु से बना हुआ संकुल है, इसलिए इसका स्थायित्व कम है बजाय इसका स्थायित्व ज्यादा है, COF6 का। दिस इज द संकुलों के स्थायित्व के बारे में हम इस जो आपका कठोर और मृदु सार के अनुप्रयोग के अंदर पहला टॉपिक क्या है, संकुलों का स्थायित्व। ठीक है, हमने देख लिया कि AgI ज्यादा स्थायित्व है यदि कठोर के साथ में और मृदु के साथ में स्थायी संकुल का निर्माण करता है। लेकिन शर्त है कि वो टेबल जो मैंने बनाई थी, टेबल जो आपके PDF के रूप में दी गई थी, उस पे टेबल को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि कठोर कौन से है सार है, मृदु कौन से सार है, मध्यवर्ती कौन से है। यू हैव टू लर्न दिस टेबल। ओके, आगे चलिए दूसरा अनुप्रयोग देख रहे हैं, अनुप्रयोग नंबर 2। अनुप्रयोग नंबर 2 में है कि धातुओं का क्या, धातु हमारे जो होते हैं क्या, कि इस प्रकार से धातु आयनों का या एस्को का, धातु एस्को जिसे बोलते हैं मेटल, और तो ये जो आपके मेटल ओर्स है उसका धातु आयनों का प्रकृति में स्थायित्व या प्रकृति में उपस्थिति, प्रकृति एंड नेचर में उपस्थिति किस प्रकार से जो है वो आपका धातु आयनों की का प्रकृति में उपस्थिति किस प्रकार से वो इस प्रकृति के अंदर धातु आयन जो है वो स्टेबल रहते हैं, या धातु के जो धातु पाए जाते हैं उस धातु किस आयन के साथ में अधिक स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मैग्नीशियम लिया, Mg आपका 2+ है, इसी तरह से आपका कैल्शियम 2+ है, फिर Al3+ है। ये सब क्या है, हमारे प्रकृति के अंदर इसके जो और या एस पाए जाएंगे, वो जो एस को होंगे, जो ओर्स हैं धातुओं के, मेटल के ओर्स हैं, वो प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं, ये भी सब हम कठोर मृदु सार के अनुप्रयोग के अंदर शामिल करेंगे कि प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं। उसके पीछे भी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, कठोर और सार का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे कि Mg2+ है, प्रकृति के अंदर कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, MgCO3 के रूप में, CaCO3 के रूप में पाया जाएगा। इस प्रकार से कार्बोनेट जो है वो कार्बोनेट स्थायित्व के रूप में होते हैं। जब भी आप गर्म पानी करते हो आप देखते हो कि खारा पानी है, पानी बहुत ज्यादा कठोर, मतलब वो जो बोलते हैं कठोर अम्ल है, कठोर वाटर है या हार्ड वाटर है, तो कारण क्या है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स से प्रकृति में किस प्रकार पाए जाएंगे, धरती से पानी आता है, उसके अंदर जो Mg मैग्नीशियम कैल्शियम की अशुद्धियां होती हैं, तो वो सब जो इसे गर्म करते हो तो आप क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में जो भगोनी है जो चारों तरफ जम जाता है, तो वो व्हाइट जो क्या है वो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स ही है, जो गर्म करने पर उसके बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, वो गर्म करने पर कार्बोनेट को चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है MgCO3 के रूप में, प्रकृति के रूप में मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के रूप में ही ज्यादा स्थायित्व को होते हैं। इसलिए कभी भी प्रकृति के रूप में Mg और कैल्शियम पाया जाएगा वो कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोनेट रूप में होगा तो वो प्रकृति के रूप में ज्यादा स्थायित्व ग्रहण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी
धातु है वो धातु प्रकृति में किस रूप में पाई जाएंगी, वो भी हम इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो हार्ड सॉफ्ट के पीछे कॉन्सेप्ट लेंगे। इसी प्रकार से एल है वो Al2O3 एल्यूमिना के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिना के रूप में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, तो वो एल्यूमिनियम जो है उसका अगर हम एस को देखेंगे तो वो एस में और देखेंगे वो एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिना के रूप में पाया जाएगा। इस प्रकार से धातु के जो एस है वो किस फॉर्म में प्रकृति में पाए जाते हैं, वो सारा का सारा जो है हम इसके थ्रू दिखा सकते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के रूप में उसकी उपस्थिति को बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि MgC के पास में अगर हम इसके सल्फाइड को देखें Mg2+ को H2- के साथ रिएक्शन करेंगे तो MgH के रूप में Cu2+ H2- सल्फाइड ग्रुप MgCaH के रूप में देखेंगे तो ये जो चीज है वो चीज हमें देखने को मिलेगी कि Al2S3। तो ये सब चीजें जो है अनस्टेबल है, अस्थायी तो ग्रहण कर रही है क्योंकि इसके साथ में कठोर मृदु के साथ में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, संकुल का निर्माण हो रहा है जो कि प्रकृति में अस्थायी है। इसलिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के जो है वो कार्बोनेट के रूप में और एल्यूमिना के रूप में पाए जाते हैं, जबकि सल्फाइड के रूप में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये सल्फाइड के रूप में इसका अस्थायित्व को ग्रहण करते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन हम इसी तरह से कुछ धातुओं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपके पास हमने दी गई है कि आपके कॉपर CuAg और Ag है, Cu+ Ag+ Ag2+ जो है ये धातुएं जो है कार्बन के बजाय सल्फाइड के साथ में अधिक मजबूत क्या बनाती है, संकुलों का निर्माण करती है Cu2S इस प्रकार से और Ag2S और Ag के रूप में हमें जो है मिलती है। तो ये जो स्थायित्व को ग्रहण कर रही है इसका मतलब Cu+ Ag+ और Ag2+ क्या है, एक प्रकार के मृदु है। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो Cu+ Ag+ है वो सल्फाइड के साथ में अधिक मजबूत क्या बनाएंगे, संकुल का निर्माण करते हैं। जबकि हमारे जो मैग्नीशियम, ये सब चीजें कहाँ आई, उच्च संकरण धातु है और उच्च संकरण धातुएं जो होती है जिनका आवश्यक होता है वो सब क्या होती है, मृदु अम्ल के रूप में देखी गई। तो मृदु है, मृदु के साथ में सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस के साथ में सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस के साथ में अधिक मजबूत संकुलों का निर्माण करती है। इसलिए कॉपर और Ag जो है और Ag जो है वो हमें सल्फाइड के रूप में प्रकृति में मिलती है, नेचर में मिलती है, और जिसको हम बाद में क्या करते हैं, खनिजीकरण द्वारा या मेटलर्जी द्वारा हम उसको शोधित करते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से ये हो गया। इस तरह मध्यवर्ती जो है निकल है आपके Cu+2 है, Ni2+, Cu2+ और Ag+ जो है ये सब क्या है, ये Pb+ जो है आपके मिलेगा। तो वो जो मिलते हैं आपके निकल 2+, Cu2+, ये क्या है, मध्यवर्ती अम्ल है। तो मध्यवर्ती अम्ल होने के कारण जो कार्बोनेट के साथ में भी और सल्फाइड के साथ में भी अधिक मजबूत संकुलों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने टेबल पढ़ी थी उस टेबल के अंदर जो मध्यवर्ती है वो तो दोनों हार्ड के साथ में भी और सॉफ्ट के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं, संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड होगा तो हार्ड में जाएगा, सॉफ्ट होगा तो सॉफ्ट के साथ ही मजबूत संकुलों का निर्माण करेगा। अगर मध्यवर्ती है तो दोनों के साथ में कर सकता है। इसलिए ये हमारा दूसरा अनुप्रयोग हो गया संकुलों के स्थायित्व के बाद में धातु अयस्कों की प्रकृति में उपस्थिति। तो जो प्रकृति में उपस्थिति है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में पाया जाएगा, मैग्नीशियम कौन से फॉर्म पाया जाएगा, कॉपर कौन से फॉर्म पाया जाता है, Ag कौन से फॉर्म पाया जा रहा है। we can easily interpreted that which one adopt the complexes। आगे चले, तीसरा जो अनुप्रयोग है, तीसरा अनुप्रयोग के बारे में देखते हैं। तीसरा अनुप्रयोग बताया गया है अभिक्रिया की सुसंगत प्रकृति में। अभिक्रिया की सुसंगत प्रकृति, अभिक्रिया की सुसंगत
सुसंगत प्रागयुक्ति प्रोपोगेशन में अभिक्रिया की सुसंगत प्रागयुक्ति में, या फिर हम कह सकते हैं फेसिबिलिटी, या फिर अभिक्रिया सुचारू रूप से होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में हम HBCC हमारा जो हार्ड एंड सॉफ्ट HSACAB के बारे में, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के बाद से यूज करते हुए, हार्ड एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, कौन सी अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी। जब ये अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में होगी कि नहीं होगी, वी कैन इजीली इंटरप्रेटेड बाय द यूज ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ओके, चलो देखिए इस प्रकार से। तो अब देखिए सूत्र तो मैंने लिया कि पहले लिखा हुआ एक एग्जांपल हमारे पास जो है Li है प्लस CHF, इससे बन रहा है LiF प्लस CSI, और इससे जो है आपका जो उष्मा सेपी होगी या उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, उसके बारे में देखते हैं कि इस बार में कितनी एनर्जी इससे रिलीज हो रही है। 138 किलो जूल जो एनर्जी से रिलीज हो रही है। इसी तरह से एक दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि AgF2 प्लस बेरिलियम I2 है सर, बेरिलियम AgF2 और BeI2 से बन रहा है BeF2 है प्लस AgI2 का फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से जो है इससे एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी रिलीज हुई -397 किलो जूल। तो दोनों अभिक्रिया को बात देखते हैं हम क्या चीज निकल के आई है कि अभिक्रिया की सुसंगत यहाँ से यहाँ लेने के बाद में हमें जो है उसमें उसकी जो एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव मिलती है। तो एंथैल्पी नेगेटिव -138 किलो जूल मिली। इसका मतलब अभिक्रिया ने अग्र दिशा में जाने पर उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन किया। नहीं, ऊष्मा का उत्सर्जन जब होता है जब वो अधिक स्थायित्व को ग्रहण करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो उस क्षेपीय अभिक्रिया होने के कारण ये जो इससे इस दिशा में जो अभिक्रिया होगी वो एनर्जी रिलीज कर रही है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। तो इस कंडीशन में ये अधिक सुसंगत प्रागयुक्ति को धारण करती है और अधिक इसकी प्रिडिक्शन जो है, द फैसिलिटी ऑफ द रिएक्शन इज मोर एंड मोर इजीली देन इट इज द बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के सुसंगत प्रागयुक्ति में भी हम इस हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट को काम में लिया जा सकता है। इसलिए ये आगे की तरफ हुई उसमें सेपी उसमें उत्सर्जित हो रही है, ये भी आगे की तरफ हो रही है उसमें सेपी हो रही है, उसमें उत्सर्जित हो रही है। ऐसी कंडीशन में ये अग्र दिशा में होगी। ठीक है, कारण क्या है कि वही चीज ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट के साथ में हार्ड है, हार्ड के साथ में, बस वो चीज आपको देखनी है। और इस प्रकार से देख करके आप कोई सी अभिक्रिया को ये बता सकते हो कि वो अग्र दिशा में होगी या पश्चिम दिशा में होगी। वी कैन इजीली इंटरप्रेटेड द which reaction is which direction propagated the which direction or not। आगे चले, इसके बाद में इस प्रागयुक्ति में एक चीज और देखने को मिली। क्या देखने को मिली कि ये चीज बताया गया, एक और समझने की चीज है यहाँ पे कि कोबाल्ट Cu आपका CN3 5I- और यहाँ पे जो है मिल रहा है आपको 6 -3। इस प्रकार से जो है एक और चीज है Cu, एग्जाम्पल दे कर रहा हूँ, और यहाँ पे है हमारे पास 5 और यहाँ पे जो है F माइनस, और यहाँ पे जो आपका आया है चार्ज 2+। ऐसी कंडीशन में दोनों के ऊपर कॉपर का 3+ के रूप में है दोनों। इस प्रकार से एक रिएक्शन ये है COCN5I CONH3 5F, दूसरा है COCN5F और यहाँ पे वही है 3- और CONH3I2+। अब देखिए पहले वाले पर विचार कीजिए, इसी के साथ में अभिक्रिया की सुसंगत प्रकृति में ही एक कॉन्सेप्ट डाला गया है कि COCN
5I और CONH3 5F। ठीक है, इसमें देखिए कि CuN माइनस और I माइनस क्या है, एक मृदु लिगेंड है। एक क्या है, ये सॉफ्ट, ये दोनों क्या है, सॉफ्ट बेस है। दिस इज द सॉफ्ट बेस। इस सॉफ्ट बेस होने के कारण ये जो चीज है, दोनों चीज सॉफ्ट है। इस प्रकार से NH3 और F माइनस दोनों क्या है, हार्ड बेस। तो ये कॉन्सेप्ट और ये देखा गया कि ये दोनों जो चीज है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं बजाय नीचे वाले। ये ऊपर वाले जो दोनों कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, इज मोर स्टेबल देन द CnCnFF CONH3I। नीचे वाले की तुलना में ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्या कारण बता रहा है, ये कारण बता रहा है यदि सेम धातु के साथ में दो लिगेंड आपस में संमिश्रित होते हैं, दो लिगेंड आपस में संमिश्रित हो रहे हैं, अगर ये दोनों ही लिगेंड मृदु है, ये दोनों लिगेंड हार्ड है, तो वो संकुल का ज्यादा स्थायित्व होता है बजाय उनके इसमें कि एक लिगेंड सॉफ्ट है, दूसरा लिगेंड हार्ड है। इस प्रकार से लिगेंडों का संकुलों में संमिश्रित होने पर भी सॉफ्ट हार्ड का नियम लागू होता है। यदि संमिश्रित हुए लिगेंड दोनों समान है, सॉफ्ट है, तो वो अधिक मजबूत संकुलों का निर्माण करते हैं। इसलिए दोनों ज्यादा मजबूत संकुल है बजाय नीचे। ठीक है, इस प्रकार के देखें संकुलों का स्थायित्व, संकुलों आयनों का प्रकृति में उपस्थिति, अभिक्रिया की सुसंगत प्रवृत्ति। ठीक है, तो जैसे बड़ा हो रहा है, इसलिए अगला 3-4 और इसके हैं, वो अपन अगली क्लास में देखते हैं। 3-4 और अनुप्रयोग है। ठीक है, थैंक यू सो मच।